स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से क्या पता चल रहा है? मल्टीपल लेयर, स्ट्रैटिफाइड होगा, हैविंग मल्टीपल लेयर ऑफ किसकी होंगी? दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। एक्सक्यूज मी सर, जी सर रिपीट कर सकते हैं? तो लेट ज्वाइन कराए। तो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल लेयर्स होंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके टाइप्स पर बात करते हैं हम। सर रिपीट कर सकते हैं सर? दैट इज टाइप्स की बात करते हैं, अभी शुरू किया है हमने। ठीक है, टाइप्स में बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है दैट इज अ क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो यहां पर मैंने कहा कि cells have केराटिन, यानी सेल्स के अंदर क्या मौजूद होगा? दैट इज केराटिन। ये एक तरीके का वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, दैट इज अ वाटर प्रूफ मटेरियल होगा। प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म या प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ऑब्वियस बात है कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर आप देखें तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताइए। हाँ जी सर, स्किन हो गई। इस स्किन के सेल्स किस तरीके के हैं? दैट इज अ फ्लैट सेल्स हैं या टाइल लाइक हैं? ठीक है, स्क्वेमस है ना। स्क्वेमस का मतलब क्या है? स्क्वेमस का मतलब हुआ फ्लैट या टाइल्स लाइक। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल लेयर, दैट इज मल्टीपल लेयर। और क्रेटिनाइज का मतलब क्या हुआ कि सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन मौजूद है। क्या मौजूद है? दैट इज केराटिन मौजूद है। और केराटिन होता क्या है भाई? एक तरीके का वाटरप्रूफ मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? प्रोटीन होता है क्या? हाँ, एक तरीके का प्रोटीन होता है ये, समझ रहे हैं? तो अगर देखा जाए तो ये लोकेशन कहाँ का है ये भी अब देख लें हम। तो अगर देखा जाए तो ये पाम के ऊपर मौजूद होगा, पाम में मौजूद होगा, सोल पर मौजूद होगा, स्किन पर मौजूद होगा, हॉर्न्स में मौजूद होगा। हॉर्न्स जानते हैं? नो सर। सींग नहीं जानते हो? नो सर। यस सर, जानते हैं। सींग देखे कभी? नहीं देखे हैं? देखें सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, देखें तो बस उसमें केराटिन होता है, प्रोटीन। देखा कभी पकड़ के उसको? हार्ड सा होता है काफी। यस सर। और इसी तरीके से अपने पाम को देखिए, जिसके ऊपर लकीरें देखते हैं आप, उस पे देखिएगा, उसकी स्किन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी स्किन से। तो दैट मींस कि वहां पर केराटिन मौजूद है। दैट इज अ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। यस सर, ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट देखें, दैट इज नॉन क्रेटिनाइज्ड। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। नॉन क्रेटिनाइज्ड। हाँ जी, नॉन क्रेटिनाइज्ड के बारे में आपका क्या कहना है? तो उसमें केराटिन नहीं होगा। केराटिन नहीं होगा। ऑब्वियसली उसमें केराटिन नहीं होगा। और केराटिन होता क्या था? सर वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ मटेरियल था। ठीक है, इस तरह का प्रोटीन। ओके। तो यहाँ पर आपने कहा कि नॉन क्रेटिनाइज का मतलब केराटिन एब्सेंट। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। और बाकी आपको पूरी बातें पता है कि इसका मतलब क्या हुआ है, हाँ या ना? यस सर। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो ये लोग इसकी लोकेशन है ईसोफेगस पर। ईसोफेगस किसको कहते थे? फूड पाइप। दैट इज अ फूड पाइप। ठीक है भाई, फूड पाइप हो गया। और टंग पर भी मिल जाएगा आपको।
ठीक है, टंग पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका काम होता है कि यानी गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज, यानी डैमेज से प्रोटेक्शन देगा ये। आप देख रहे हैं कि इसोफेगस में खाना जा रहा है, रगड़ता हुआ जाएगा या नहीं जाएगा, और उससे डैमेज होने के चांसेस हैं या नहीं है? यस सर। और जब डैमेज Yes, होने sir. के चांसेस है तो डैमेज होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? दैट इज द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, चलिए एक और देखिए, दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। दैट इज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसका एक और भी नाम है, दैट इज अ यूरोथेलियम। दैट इज अ यूरोथेलियम। यूरोथेलियम कौन सा है भाई? यूरोथेलियम का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, Transitional एपिथेलियल टिश्यू। तो मैंने कहा कि इन टिश्यूज की बात होती है कि इन टिश्यूज के अंदर बेसिकली एक तरीके से अगर देखेंगे तो खिंचाव पैदा होता है, आसानी से खिंच जाता है और आसानी से वापस अपने शेप में आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो मैंने कहा कि the cells of this tissue, the cells of these tissue are easily stretchable, are easily So flexible stretchable. भी कह सकते हैं। Obviously, that is stretchable, या आपने कह दिया flexible। ठीक है, स्ट्रेचेबल भी होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा। एंड विथ फ्लैट सेल्स, यानी सेल्स कैसे होंगे? दैट इज फ्लैट सेल्स होंगे। ये है क्वालिटी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब लोकेशन कहां पर ऐसी जगह है जहां पर बार बार स्ट्रेचिंग हो रही है और बार बार बेसिकली श्रिंक होकर वापस अपनी जगह पर आ रहा है, ऐसी कौन सी जगह है? तो ये जगह है यूरिनरी ब्लैडर की। अगर आप देखें तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या चीज स्टोर हो रही है? यूरिन। तो यूरिन। यूरिन। और यूरिन के स्टोर होने की वजह से ब्लैडर एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. और एक्सपेंड जब Yes, यूरिन sir, इसमें करेगा। से डिस्चार्ज हो जाएगा, यूरिन जब इसमें से चला जाएगा तो उसके बाद ये वापस अपनी जगह पर आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब बार बार स्ट्रेच कर रहा है, बार बार श्रिंक कर रहा है। तो ये स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग का काम किसका है? Urinary bladder. दैट इज यूरिनरी ब्लैडर का। और यूरिनरी ब्लैडर ऐसा किस वजह से कर पा रहा है? ऐसी क्या चीज है उसके पास जिसके बिना पर वो ऐसा कर पा रहा है? That is a ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, जिसका दूसरा नाम क्या है? Urothelium. Urothelium. दैट इज अ यूरोथेलियम है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये बताइए कि सुडोरीफेरस ग्लैंड किसको कहते थे? The sweat glands. दैट इज स्वेट ग्लैंड्स को। और सेबेशियस ग्लैंड किसको कहते थे? Oil glands. दैट इज ऑयल ग्लैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज अ टाइप कनेक्टिव टिश्यू पर। तो नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू का नाम कनेक्टिव क्यों पड़ा है भाई? सर ये ये दो बॉडी के parts दो को ऑर्गन्स को connect कनेक्ट करता है। पार्ट्स तो को कनेक्ट करते हैं। these tissue are able to connect different parts together। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये टिश्यू ये डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? कनेक्ट कर रहा है सर। कनेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? Connective tissue. इसीलिए इनका नाम पड़ गया है, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है?
अच्छा, कनेक्टिव Yes, टिश्यू sir. में क्या क्या आता था, जरा बताइए जल्दी से। Blood, Blood, lymph, lymph, तो and एक आता ligament था, and that is आपने बताया ब्लड, और एक आपने बताया Lymph. लिम्फ। ओके, दूसरा क्या बताया? Areolar. bone cartilage. sir, bone Areolar. cartilage, Bone और cartilage, tendon, ligament, आपने cartilage, areolar, बताया Areolar. बोन है और adipose tissue, Cartilage. कार्टिलेज है। इसके Areolar बाद adipose. areolar adipose, एरियोलर, एडिपोज, Adipose. Ligament and tendon. tendon, क्या बताया? that is a ligament and tendon. एंड टेंडन। इसके अलावा कंप्लीट होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. तो अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग बेसिकली सबसे पहले आते हैं ब्लड पर। एक और चीज है, ब्लड को मैं यहाँ बता दूंगा, तो फिर मैं ब्लड को जो है आपके लाइफ प्रोसेस वाले में नहीं बताऊंगा, ये बात पहले ही बता। सर बता चुके हैं आप। ब्लड पूरा बता दिया है? यस सर। हाँ Yes, जी। sir. No sir, नहीं कितना? बताया। अच्छा, ये कौन? कनेक्टिव रह गया था। हाँ जी। नो सर, अच्छा चलिए ठीक सर है। ऑफलाइन में बता दिया सर। अच्छा ठीक है। बैच में नहीं हुआ है अभी। अच्छा ठीक है, तो आइए फिर ब्लड। यस सर, E3 में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आ जाइए ब्लड पर। ब्लड की अगर बात करें तो मैंने कहा कि ब्लड अगर देखें आप, तो ब्लड के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होंगे। क्या क्या होंगे भाई? Plasma and blood cells. प्लाज्मा दैट इज प्लाज्मा होगा, ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। प्लाज्मा नहीं, फॉर्म्ड एलिमेंट हुआ। फॉर्म्ड एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। ठीक है, ये बताइए कि ह्यूमंस के पास में कितना ब्लड होगा? सर 4.3 to 4.5 So that is human body have 4.3 नहीं बल्कि 5.3 से लेकर 5.5 लीटर होगा। समझ रहे हैं? मैंने कहा कि मेल मोर इन मेल किसके कंपैरेटिव में? देन फीमेल। फीमेल की। female, तो मोर इन मेल देन फीमेल, यहां तक क्लियर है बात? अच्छा जी, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बताइए क्या कहलाता है? सर हेमेटोपोइसिस। हेमोपोएसिस, द स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड आपने बताया, दैट इज अ हेमेटोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में मैंने लिखा है हीमोपोएसिस, ये लिखा है। यहां तक कंप्लीट हुआ। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना परसेंट होगा? 55%। तो ये होगा 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट होगा? 45। 45. तो ये होगा 45%। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? वाटर, इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिक। तो प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा दैट इज अ वाटर, फिर आपने बताया इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। दैट इज एन इनऑर्गेनिक, और दूसरा क्या बताया? दैट इज एन Organic. ऑर्गेनिक मटेरियल। तो दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब सवाल यह है कि ऑर्गेनिक मटेरियल हम किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए। जिस चीज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिस चीज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, तो मैंने कहा कि जिस चीज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा
ये मटेरियल कहलाता है ऑर्गेनिक मटेरियल। और जिसमें अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बजाय कुछ और हो, ये तीन ना हो, इसकी बजाय कुछ और हो, यानी हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन ही हो सकता है कार्बन और ऑक्सीजन ही हो, तो ये कहलाएगा इनऑर्गेनिक। तो अब इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें आ जाएंगी ये भी देख लीजिए। तो इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगा बेसिकली सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक में आ जाएगा आपका आयंस, ठीक है। आयंस का मतलब हुआ कि पॉजिटिव आयंस भी या पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस की अगर बात करें आप, तो मैंने कहा कि जैसे Na प्लस है, जैसे पोटेशियम प्लस है, इस तरीके से ये जो आयंस हैं बेसिकली इनको आपने कह दिया कि पॉजिटिव आयंस है। नेगेटिव आयंस में देखें तो ये है बाइकार्बोनेट आयन और Cl माइनस है, ये सारे नेगेटिव आयंस का। अगर सॉल्ट्स की बात करें तो मैंने कहा कि कार्बोनेट होगा, फॉस्फेट होगा, सल्फेट होगा, ये होंगे। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक मटेरियल पर। ऑर्गेनिक मटेरियल किसको कहते थे आप? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट था, क्या ये बात सही है? यस सर। इसके अंदर कौन कौन आएगा भाई? अब Yes, sir. ग्लूकोज, प्रोटीन, हार्मोन, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन। हार्मोन, तो विटामिन। इसके अंदर आ जाएगा आपका ग्लूकोज, प्रोटीन्स आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे, विटामिन्स आ जाएंगे, और बताइए और क्या आ सकता है? हाँ जी, Amino acid. वेस्ट आ सकते हैं। प्रोटीन में आ गए अमीनो एसिड, दैट इज अमीनो एसिड्स भी आ गए, ये सब प्रोटीन्स में आ गए। अब अगर देखा जाए तो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, ये देखना है हमें। तो प्रोटीन्स की अगर बात करें तो एक प्रोटीन है दैट इज अ फाइब्रोनोजन, तो एक प्रोटीन है दैट इज अ फाइब्रिनोजन, एक है थ्रोम्बिन, और एक फाइब्रिनोजन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, और इसी तरीके से ग्लोब्युलिन हो गया, इसी तरीके से एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है। और क्या बचा? चलिए एक और देख लीजिए, दैट इज अ प्रोथ्रोम्बिन भी, दैट इज अ प्रोथ्रोम्बिन। अब आते हैं हम बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट पर। अगर आप फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको पता है कि किसकी बात हो रही थी फॉर्म्ड एलिमेंट में? दैट इज अ ब्लड सेल्स की। तो बताइए कौन कौन से होंगे ब्लड सेल्स? आरबीसी, होगा डब्ल्यूबीसी, RBC RBCs, WBCs, और platelets. दैट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ एरिथ्रोसाइट्स। Erythrocyte. डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, Leukocyte. ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, क्लियर है बात? अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप के हैं। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के? ग्रेन्युलोसाइट्स, एक टू टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। और एक है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्यूल्स है ये, दैट इज अ ग्रैन्युलोसाइट्स। और दूसरा है Agranulocyte. ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट की अगर बात की जाए तो आपको नाम पता चल रहा है कि ये रफ है, क्या है? रफ। और ए ग्रैनुलोसाइट जिसमें रफनेस एब्सेंट है, लिखा है ना ए, और आगे लिखा है ग्रैनुलोसाइट। देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि जिसमें नाम में लिखा हो साइट तो समझ लीजिएगा सेल है। साइट का मायने क्या होता है? दैट इज Cell. सेल। और यहाँ लिखा है ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स का मतलब है रफनेस,
ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है? रफनेस। और Roughness. यहाँ ए लिखा है तो इसका मतलब पहले ही लिखा है ए, तो इसका मतलब है एब्सेंट। Absent. तो अब बताइए क्या वर्ड का क्या मतलब बन गया? Absent. रफनेस एब्सेंट रफनेस एब्सेंट है सेल पर, और जब रफनेस एब्सेंट है तो सेल कैसा हुआ? Smooth. स्मूथ स्मूथ हो गया। और अगर रफनेस प्रेजेंट होती तो Rough. रफ तो रफ हो जाता। अच्छा जी, जिसके नाम बड़ा होता है उसके दर्शन क्या होते हैं? छोटे. छोटे इन दोनों में से नाम किसका बड़ा है? Agglomerated. ग्रेनुलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट्स का। तो इसीलिए इसके दर्शन छोटे हैं। दैट मींस कि ये दो टाइप का है, और दो टाइप में पहला टाइप है बेसिकली Monocyte मोनोसाइट, and lymphocyte. और दूसरा है दैट इज अ लिम्फोसाइट। अगर आप ग्रेनुलोसाइट देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि इसका नाम छोटा है लेकिन दर्शन इसके बड़े हैं, और जब दर्शन बड़े हैं तो इसका मतलब ये तीन टाइप का है, और दैट इज एन इस्नोफिल, बेसिनोफिल बैसोफिल। नो नहीं है, बैसोफिल है। एक ये है इस्नोफिल बैसोफिल, और एक है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल एक है न्यूट्रोफिल। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? Yes, sir. बताइए, यस सर। आ रही है Sir, सर। आगे बढ़ जाए। Yes, sir. चलिए एक बार इसको पूरा देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, Yes. दिख रहा है पूरा? Yes, sir. ठीक है। सर डन। ओके, इसके बाद आते हैं अब हम लोग, यानी प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा कितना परसेंट था? 55. 55 55%। 55 तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या चीज थी? Water. वाटर कितना परसेंट था? 90 to 92%। 90 से 92% था। ये भी लिख देता हूँ Yes, मैं sir. यहाँ पर। 90 to 92%. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 90 से 92% होगा। इनऑर्गेनिक की बात कर लें तो ये तकरीबन 1 से 2% होगा, 2%। और ऑर्गेनिक मटेरियल की 6 to बात 8. कर लें तो ये 6 से 8%, 8 6 से 8% होगा। अब आते हैं प्लाज्मा पर। तो प्लाज्मा में आप देख रहे हैं वाटर कितना है? डेट इज 92% है। ठीक है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सॉल्ट्स थे, वो सारी चीजें थी। सीधा मैं प्रोटीन पर आता हूं। तो अगर आप प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन थी? Albumin, globulin, and एल्ब्यूमिन का क्या काम था? maintain करता है osmotic balance. मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ये किसको मेंटेन करता है? दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को। ठीक है। ना डाइल्यूट होने दे रहा है और ना ये कंसंट्रेटेड होने दे रहा है, बल्कि इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन किए हुए है। तो ये बेसिकली ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहा है। किसको मेंटेन कर रहा है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है? दैट इज अ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का क्या काम है? तो इसका काम है बेसिकली बॉडी डिफेंस में। तो ग्लोबुलिन का क्या काम है? दैट इज बॉडी डिफेंस में। इसके अलावा और क्या है? Thrombin and prothrombin. That is a thrombin, prothrombin, and fibrinogen. ये तीनों मिलकर ब्लड क्लॉट करा रहे हैं। Calcium तीनों cancer. मिलकर क्या करा रहे हैं? दैट इज ब्लड क्लॉटिंग करा रहे हैं।
ठीक है, और किसको यूज करते हुए? तो बाय Calcium. यूजिंग कैल्शियम आयन। किसको यूज करते हुए ये बेसिकली बना रहे? तो दैट इज बाय यूजिंग कैल्शियम आयन। यहां तक कंप्लीट हो गया या नहीं? Yes, sir. Yes, चलिए sir. नेक्स्ट आइए। तो सबसे पहले आ जाइए दैट इज अ ब्लड सेल्स पर। ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? Formed elements. Formed दैट इज अ elements. फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन से सेल आ जाएंगे? Erythrocytes. Erythrocytes. दैट इज एन एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और इनकी बात करें तो इनका रंग कैसा होता है? दैट इज अ रेड। Red color. Red. समझ रहे हैं? इसके बाद अगर देखा जाए तो ये होते कितने? तो ये होते हैं 5 मिलियंस इन 1 ml, यानी 1 मिलियन में ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5 मिलियंस। 5 million. ठीक है, इसके बाद अगर ये तो नंबर था, अब आ जाइए साइज पर। साइज अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि स्मॉलर होते हैं देन WBC, तो स्मॉलर देन WBC, तो WBC से ये छोटे हैं। क्लियर है ये बात? शेप की बात कर ले। Yes, sir. शेप की अगर बात करें तो बेसिकली ये बाई कॉनकेव होते हैं। कैसे होते हैं? दैट इज बाई कॉनकेव होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। Nucleus absent होता ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ? है। Nucleus दैट इज न्यूक्लियस Nucleus absent. एब्सेंट। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड है, दैट इज एब्सेंट है। हाँ, ये बाई कॉनकेव एंड सर्कुलर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एब्सेंट हुआ। फिर मैंने कहा कि Sir? यहाँ स्टार बनाया है मैंने कि बट Sir? जी सर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तब तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा। पहले था न्यूक्लियस, बाद में वो धीमे धीमे न्यूक्लियस खत्म हो गया, और प्रोकैरियोटिक Okay. सेल के Nucleus अंदर का कभी भी नहीं न्यूक्लियस present. था ही नहीं। समझ रहे हैं? सर तो फिर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्यों हो गया? इसलिए एब्सेंट हो गया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा। अगर न्यूक्लियस होता तो अंदर स्पेस कम होता, स्पेस कम होता तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन या रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कम होता। समझ रहे हैं? इसलिए न्यूक्लियर एब्सेंट हो गया। Yes. तो मैंने कहा कि बट प्रेजेंट इन कैमल Camel and llama. एंड ललामा। ललामा. तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? Camel and llama. कैमल एंड ललामा. ठीक है, along with अब देख लीजिए कि यहां पर भी प्रेजेंट होगा। तो along with फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। तो ये बताइए कि क्या मछलियों पर, एम्फीबियंस में ये होता है नहीं होता है न्यूक्लियस? Yes, sir. होता है। दैट इज प्रेजेंट होगा। होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ, Red bone marrow. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ RBC is known as erythropoiesis. That is erythropoiesis. तो फॉर्मेशन ऑफ RBC को क्या कहेंगे आप?
Erythropoiesis. एरिथ्रोपोइसिस जी, तो कहाँ पे होता है ये? लिवर। आरबीसी तो मैंने red bone कहा marrow कि में। that is takes place in rat bone marrow. तो किस में होगा? That is rat bone marrow में, but in fetus. fetus में कहाँ होगा भाई? But in fetus, fetus के अंदर in liver. तो fetus में अगर देखेंगे तो liver में होगा। यहां तक कंप्लीट हुई बात Yes, sir. या नहीं हुई है? जी, सर ये रेड बोन मैरो क्या होता है? रैट बोन क्या होता है? रैट बोन मैरो क्या होता है? रैट बोन मैरो, बोन के अंदर एक मींग होती है। मींग समझती हैं? एक जेली होती है, जेली बेसिकली। तो दिस इज द जेली प्रेजेंट इन हॉलो बोन। तो ये एक तरीके की जेली होती है जो कि हॉलो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है? तो ह्यूमंस में होती है ये? क्यों नहीं होगी? अगर ह्यूमंस में नहीं होती तो ह्यूमंस के अंदर आरबीसी कैसे बन जाता? अगर नहीं होती तो कैसे बनता बताइए? जबकि आरबीसी कहाँ पे बन रहा है? रैट बोन मैरो में। ये जो आपके हाथ की बोन्स हैं, पैरों की बोन्स हैं, ये बड़ी बड़ी बोन्स हैं या नहीं है? और ये बड़ी बड़ी जो बोन्स हैं ये अंदर से हॉलो है, अंदर से खाली हैं। और उस खाली जगह में क्या भरा हुआ है? दैट इज जेली भरी हुई है। Jelly. और इस जेली को आप कहते हैं दैट इज अ बोन मैरो। ठीक है? दैट इज अ रैट बोन मैरो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कभी आपने Yes, sir. देखा होगा कि आपने जो जानवर की हड्डी को आप जर्क मारते हैं और उससे एक अंदर से मींग निकल के आती है। देखा है मींग निकल के आती है? तो दैट इज आल्सो नोन एज अ बोन मैरो। उसको भी क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए दैट इज अ लाइफ स्पैन पर। लाइफ 120 स्पैन days. क्या होगा भाई? 120 days. तो लाइफ स्पैन होगा 120 डेज। ठीक है, 120 डेज या फिर 4 मंथ्स। तो मुझे ये बताइए कि इसके आरबीसी की जिंदगी कितनी है? 120 days. 120 दिन। 120 डेज या 4 मंथ्स होगी। 4 months. इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बात हुई 4 मंथ्स हो गया। हाँ, मैंने कहा कि 4 मंथ्स के बाद ये कहाँ जाएगा और होगा क्या? तो ये Spleen जाएगा में, sir. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में। दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? दैट इज स्प्लीन है। स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये बेसिकली एक ऑर्गन है प्रेजेंट, दैट इज अ बिहाइंड स्टमक। दैट इज बिहाइंड द स्टमक। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है ये स्प्लीन को कहते हैं और ये ऑर्गन होता है एक तरीके का जो स्टमक के पीछे की तरफ मौजूद है। यहां तक कंप्लीट हुआ बात। फिर मैंने कहा कि Yes, sir. आरबीसी कंटेन अ पिगमेंट known as hemoglobin। तो आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट है उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम HB से। ठीक है या नहीं? Sir. Yes, sir. ओके, हाँ जी। तो मैंने कहा कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन अगर आप देखेंगे तकरीबन जो है 12 से 15 मिलीग्राम मौजूद होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना होगा? 12 से 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होगा। कितने ब्लड में? दैट इज 100 ml के अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? तो मैंने कहा कि Red पहला color का काम कर रहा है गिव्स Blood को red color देता है. रेड कलर टू ब्लड।
यानी क्या दे रहा है, ये रेड कलर दे रहा है किसको, ब्लड को। दूसरा Blood क्या काम कर रहा है हीमोग्लोबिन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट गैसेस रेस्पिरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस में कौन कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस ठीक है, यस आप जरा ये भी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरीके का है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 इसमें हीम ग्रुप लगे हुए हैं। कितने हीम ग्रुप लगे हैं, दैट इज 4 हीम ग्रुप लगे हैं। तो मैंने कहा कि 4 मल्टीप्लाई बाई हीम ग्रुप। हीम ग्रुप का मतलब क्या हुआ, तो दैट इज आयरन। आयरन और बीच में ये क्या मौजूद है, तो दैट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबिन प्रोटीन। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ये हीम ग्रुप से बाइंड करेगा। ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा, हीम ग्रुप से। तो ये जो 4 हीम ग्रुप लिखे हैं ये इसके लिए कहा जा रहा है, तो इसके लिए। तो कितने हीम ग्रुप है भाई, दैट इज 4 हीम ग्रुप है। और हीम ग्रुप से क्या चीज बाइंड कर रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन।